देखें, जो रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बाकी में तो आप लोगों ने देखा है कि जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है। बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट जब एब्जॉर्ब होती है तो वो एक जो फर्क, या अगर रोटेशन की बात करें तो जो माइक्रोवेव रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब होती है, और माइक्रोवेव रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने की वजह से जो रोटेशन है, अगर वो कम रोटेशन हो रही है तो रोटेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, रोटेशन की स्पीड ज्यादा हो जाती है। आईआर में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट कर रहा होता है तो हम ऊपर आईआर डालते हैं, उसमें ये होता है कि उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बाकी सारों में तो लाइट एब्जॉर्ब होती है, जिससे लाइट एब्जॉर्ब होने की वजह से वो एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में चला गया, या एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में चला गया। लेकिन याद रखें, जो रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इट डील विद स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें लाइट की स्कैटरिंग जो है वो स्टडी की जाती है, लाइट की स्कैटरिंग स्टडी की जाती है। और स्कैटरिंग जो है वो दो तरह की होती है, इलास्टिक कुलयन और इन इलास्टिक कुलयन। इलास्टिक कुलयन क्या होता है, नो चेंज इन एनर्जी। जो लाइट आप लोगों ने E इक्वल टू एच न्यू, जो लाइट आप लोगों ने किसी मॉलिक्यूल के ऊपर डाली है वही लाइट एमिट हो जाती है, इसे कहते हैं इलास्टिक कुलयन। और इसे रेले स्कैटरिंग भी बोलते हैं, रेले स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग, इसको रेले स्कैटरिंग भी कहते हैं। जो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली है, जिस एनर्जी की लाइट डाली है, अगर उसी एनर्जी की लाइट जो है वो आ जाए, उसे कहते हैं रेले स्कैटरिंग। उसको रेले स्कैटरिंग भी बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि रेले स्कैटरिंग है, अब उसमें आप लोग देखें, दूसरा है इन इलास्टिक कुलयन। इन इलास्टिक कुलयन में क्या होता है, एनर्जी ज्यादा हो जाती है। आप लोगों ने जो एनर्जी डाली है वो E इक्वल टू एच न्यू है। अगर टकराने के बाद जो ये चीज है इसकी एनर्जी बढ़ जाए या कम हो जाए, या फ्रीक्वेंसी न्यू है और न्यू नॉट हो जाए या न्यू डैश हो जाए, तो हम उसको, तो ये होता है इसे और ये जो पार्टिकल जिस पे लाइट पड़ी है, ये चार्ज पार्टिकल, उसे बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। याद रखें, इसे बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अब ये सारी चीजों को अगर इकट्ठा करें हम, ये सारे कुछ इकट्ठा करने के बाद जो लिखा है वो ये देखें आप, कि आप लोगों ने लाइट डाली E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर ये E इज इक्वल टू एच न्यू लाइट जो है, इसी तरह अगर ये स्कैटर हो जाए, इसे कहते हैं रेले स्कैटरिंग। देखें E इज इक्वल टू एच न्यू, ये देखें ये लाइट इसी तरह जा रही है, जिस एनर्जी की लाइट डाली है वही यहाँ सेम है, इसे कहते हैं रेले स्कैटरिंग। और अगर जो लाइट आप लोगों ने जो एनर्जी डाली है, अगर जो एनर्जी एमिट हुई है, एमिट होने वाली एनर्जी ई डैश डालने वाली एनर्जी से ज्यादा हो, इसे कहते हैं रैमन स्कैटरिंग। अगर जो एनर्जी आपने डाली है और जो एनर्जी एमिट हुई है, अगर एमिट होने वाली एनर्जी कम हो, इसका नाम भी रैमन स्कैटरिंग है। जो एनर्जी एमिट हुई है, चाहे वो एनर्जी ज्यादा हो चाहे वो एनर्जी पहले वाले से कम हो, इसे हम कहते हैं रैमन स्कैटरिंग। याद रखें। और अगर यहाँ पे पड़ा हुआ पार्टिकल चार्ज पार्टिकल हो, उसे कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो रैमन स्कैटरिंग यानी जो एनर्जी आपने डाली है, अगर वही वाली एनर्जी आगे एमिट हो जाए तो ये रेले स्कैटरिंग है। जो एनर्जी आपने डाली है अगर उससे कम एनर्जी एमिट हो या उससे ज्यादा एनर्जी एमिट हो, इसे कहते हैं रैमन स्कैटरिंग। In Raman spectroscopy, the energy of molecule or atom is more or less than Rayleigh scattering. जो रैमन स्कैटरिंग है उसमें जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइट एमिटेड, नॉट मॉलिक्यूल और एटम, जो लाइट एमिट होती है उसकी एनर्जी जो है, अगर वो ज्यादा हो उससे, तो हम कहते हैं ज्यादा हो या कम हो तो हम कहते हैं ये आपके पास रैमन स्कैटरिंग है। while there is a charged particle then charge change in energy is called। अगर चार्ज पार्टिकल मौजूद हो तो जो एनर्जी में चेंज आता है हम उसको कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। अब in Raman spectroscopy the IR inactive molecule are also studied।
कुछ हमने देखा था कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो आईआर इनएक्टिव है। आपको पता है कि आईआर जो है उसका प्रिंसिपल क्या है? आप बता सकते हैं माइक्रोवेव और आईआर का प्रिंसिपल क्या है? कोई आप में से बताए। कोई आप में से बताएगा कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड का प्रिंसिपल क्या है? जी सर, अगर रोटेट करने से या वाइब्रेट करने से डाइपोल मोमेंट में चेंज है वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल इसी तरह तो उसको कैसे? अगर किसी मॉलिक्यूल की रोटेशन से या वाइब्रेशन से उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट चेंज हो, हम कहते हैं वो चीज आईआर एक्टिव है। लेकिन अब देखें ना डाइपोल है क्या, इसके बारे में मैं आप लोगों को एग्जांपल दे चुका हूँ। डाइपोल होता क्या है? देखें ये HCl सपोज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, चार्जेस पार्शियल में ही होंगे। तो अगर ये डाइपोल है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं आर, और जो इसके ऊपर चार्ज उसे कहते हैं क्यू। ये चार्ज क्यू और जो आपके पास आर जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास डिस्टेंस है। ये चेंज होता है रोटेशन से, वाइब्रेशन से। अब ये जो मॉलिक्यूल है H2, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि डाइपोल है ही नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है ही नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ना होने की वजह से ऐसे मॉलिक्यूल आईआर में इनएक्टिव होते हैं। लेकिन डाइपोल मोमेंट होगा तो डाइपोल मोमेंट चेंज होगा ना, डाइपोल मोमेंट है ही नहीं। जो मॉलिक्यूल आईआर में इनएक्टिव होते हैं वो रैमन में एक्टिव होते हैं। H2N2, they are not studied in IR while study in Raman spectroscopy. One molecule in million show Raman spectroscopy. हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू नीड टू कीप इन माइंड दिस पॉइंट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज आपके पास हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद हैं हाइड्रोजन के। होता क्या है, जब आप उसके ऊपर लाइट डालते हैं और जब लाइट स्कैटर होती है तो लाइट के स्कैटर होने की वजह से ज्यादातर रेले स्कैटरिंग होती है। ज्यादातर जो लाइट डालते हैं वही लाइट स्कैटर हो जाती है, उसी एनर्जी की लाइट। कोई एक आध मॉलिक्यूल ऐसा होता है जिसमें जो एनर्जी आपने मॉलिक्यूल के ऊपर डाली है उस मॉलिक्यूल से स्कैटर होने के बाद वो एनर्जी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, कम ऐसा होता है। तो जब भी आप लोग रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे, जो एनर्जी आपने डाली है ना उस एनर्जी की एक बड़ी सी लाइन आपके पास जरूर आएगी, क्योंकि बिलियन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो रेले स्कैटरिंग शो करते हैं। और उससे कम या ज्यादा भी, फिर मैं आप लोगों को ये एग्जांपल से बात बताऊं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। सपोज आपके पास ये एनर्जी वाली लाइन है, लेट मी मेक दिस लाइन। सपोज आपके पास ये एनर्जी वाली लाइन है, आपने किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आप लोगों ने किसी एनर्जी की लाइट डाली है। सपोज आप लोगों ने लाइट डाली है 100 किलो जूल की है या 100 जूल की है। 100 जूल के ऊपर आप लोगों के पास एक बड़ी सी लाइन आप लोगों के पास आ जाएगी। यहाँ जो लाइट आपने डाली उसके ऊपर आपके पास जरूर यहाँ पे आपके पास ये आपके पास रेले स्कैटरिंग है, उसकी लाइन आएगी। अब कुछ मॉलिक्यूल जो हैं जिनके ऊपर एनर्जी पड़ी है, कुछ मॉलिक्यूल आपको पता है वो ज्यादा एनर्जी एमिट करेंगे जो आप लोगों ने एनर्जी डाली है। सपोज एनर्जी इस साइड पे पड़ रही है, कुछ मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी एमिट करेंगे, ज्यादा एनर्जी वाली लाइन इस साइड पे पेयर होंगी, और कुछ मॉलिक्यूल कम एनर्जी एमिट करेंगे, कम एनर्जी वाली लाइन इस साइड पे पेयर होंगी। रेले स्कैटरिंग से कम और ज्यादा वाली साइड। ये तो आप जब डिटेल से देखेंगे तब बात होगी इसमें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो पूछ लें, मैं आगे चलने लगा हूँ। यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें याद रखें आप लोगों के पास दो थ्योरीज हैं रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एक है क्लासिकल थ्योरी, एक है क्वांटम थ्योरी आप लोगों के पास। अब हम लोग जो है क्लासिकल थ्योरी को पहले डिस्कस करते हैं। वो देखें जरा, एक बात आप लोगों के पास तय है कि जो आपने एनर्जी डाली है यहाँ पे,
जो एनर्जी आप लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर डाली है, सपोज आप लोगों ने जो एनर्जी इसके ऊपर डाली है वो E इज इक्वल टू एच न्यू है। जो एनर्जी आपने डाली, अगर वही एनर्जी स्कैटर हो जाए, इससे कहते हैं रेले स्कैटरिंग। और क्या होता है, क्या वो एनर्जी स्कैटर होती है? ये मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल में तो यही फिनोमिनन चल रहा होता है कि जो आपने एनर्जी डाली वही स्कैटर होती है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जो एनर्जी एमिट हो के आ रही है ई डबल डैश, वो उस एनर्जी से ज्यादा होती है जो आप लोगों ने डाली। और कुछ मॉलिक्यूलों में ऐसा होता है जो एनर्जी आप लोगों ने डाली है वो उससे कम होती है, जो एनर्जी आप लोगों ने, जो एनर्जी एमिट हुई है वो कम होती है उस एनर्जी से डाली। और कभी कभार ऐसा होता है जो एनर्जी एमिट होती है, स्कैटर होती है, वो ज्यादा होती है उस एनर्जी से। ऐसा फिनोमिनन जो है वो आप लोग क्या रोजमर्रा जिंदगी में आप लोग ऐसा फिनोमिनन ऑब्जर्व कर सकते हैं जी? तो उसकी एग्जांपल में देखें, मैं सर आपको आवाज बताता हूं। आवाज सपोज कट आप रही है सर। जी, आवाज काट रही है मेरी आवाज काट रही है? आप सर ये क्लियर आने किसी का लगी। माइक ऑन, ये किसी का माइक ऑन है किसी जिसकी का वजह माइक से ऑन है, आवाज बंद करवा दें काइंडली। मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच रही है? ये हुआवे वाला कौन बच्चा है? हुआवे वाला बच्चा कौन है? ये हुआवे वाला बच्चा कौन है? और ये लेफ्ट कर गया अभी मेरे ख्याल में। नहीं, इधर है अभी, इसको रिमूव करने लगा हूं मैं। मैंने कहा था ओरिजिनल नाम के साथ है, इसको रिमूव कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ तक जो पढ़ा है आप लोगों का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? तो सर ओके। अब ये कि इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है? सपोज आप लोगों के पास एक ड्रम है, ड्रम से मुराद ये जो ढोलकी होती है, आप ढोलकी समझ लें आप लोगों के पास। अगर एक ढोलकी आपके पास पड़ी है और ये होता है कि ढोलकी का जो ऊपर उसका होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये जो उसका क्या कहेंगे इसको, ये जो लेदर होता है ऊपर, इस तरह कह लें। अब सपोज ढोलकी जो है, इसको ढोलकी जो है इसका ये जो लेदर है, सपोज ये वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे, आप लोगों ने ढोलकी के ऊपर थोड़ी ठोकर लगाई है, ये वाइब्रेट कर रहा है। तो ये होता है कि आप लोग इसके ऊपर एक छोटा सा बॉल जो है, छोटा ब्रीक सा बॉल प्लास्टिक का, आप इसके ऊपर डालते हैं। अब ये जो बॉल आपने इस ढोलकी के ऊपर मारा है, ये बॉल क्या उसी एनर्जी से यहाँ से टकरा के जाएगा, उससे ज्यादा एनर्जी से जाएगा, या उससे कम एनर्जी से जाएगा? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। ये ढोलकी है जो ये शादी ब्याह पे आप लोग बजाते हैं, ये ढोलकी आप लोगों के पास है, इसके ऊपर ये लेदर है, इसको हमने एक ठोकर लगाई है लेदर को, इसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है। जब इसने वाइब्रेट करना शुरू किया है तो आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने एक प्लास्टिक का छोटा सा बॉल जो है उस ढोलकी के ऊपर मारा है। इस प्लास्टिक की बॉल की कुछ एनर्जी है, आप लोगों का क्या ख्याल है, ये जो प्लास्टिक का बॉल है इसी एनर्जी के साथ ये यहाँ से जाएगा, जिस एनर्जी के साथ ये आ रहा है स्कैटर होगा, इससे कम एनर्जी से स्कैटर होगा या इससे ज्यादा एनर्जी से स्कैटर होगा? ये बताएं जरा। ये बताएं जी, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मर्जी से होगा। आप लोग मुझे सुन सकते हैं? आप लोग मुझे सुन सकते हैं? सर जी सर, आपकी आवाज सर आ रही है, हम बोल तो रहे हैं शायद मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। तो आप जरा सुने, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ तो वो भी दोबारा से मुझे बनाना पड़ेगा। आप लोगों को बात की समझ आई है? सपोज ये आपके पास एक जो है, आप लोगों के पास ये एक ढोलकी है, इसके ऊपर ये लेदर सा लगा हुआ है, एक बॉल आप इसके ऊपर मारते हैं, जो बॉल आपने इसके ऊपर मारा है ये किस एनर्जी से स्कैटर होगा? जो एनर्जी आपने, जो बॉल की एनर्जी इसी स्कैटर होगा, इससे कम
से होगा या ज्यादा से होगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो ढोलकी है इसका लेदर जो है जब आपने इसको ठोकर लगाई है, थोड़ा बजाया है कम। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जब इसको ठोकर लगी, इसको बजाया है, इसका लेदर किस पोजीशन में होता है जब इसके साथ ये बॉल टकराता है। देखिए ये आपको पता है ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, वाइब्रेट ऐसे ही करेगा ना, ये लेदर कभी ऊपर होगा कभी नीचे, ऐसे वाइब्रेशन हो जाएगी इसमें, ऐसे वाइब्रेट होगा। जब आप लोगों ने इसको बॉल को यहां डाला है, अगर ये नीचे होगा और ऊपर आ रहा होगा, सपोज अब इसके ऊपर बॉल पड़ता है तो ये एनर्जी जो है इस बॉल को ट्रांसफर हो जाएगी। सपोज ये इस पोजीशन में है और अब इसने ऊपर आना था और अब इसने ऊपर आना था, जो एनर्जी आपने डाली है, अब ये बॉल ने इसने लेदर ने ऊपर आना था, तो जो क्या है ये अपनी एनर्जी इस बॉल को ट्रांसफर कर देगा, जिससे जो बॉल है वो ज्यादा एनर्जी के साथ ई प्राइम एनर्जी है जो कि ज्यादा है ई से, इस एनर्जी के साथ जो बॉल है वो स्कैटर होगा। याद रखें, अगर ये इस पोजीशन में है, ऊपर आ रहा है, ये अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा लेदर। लेकिन क्या होगा अगर बॉल इस पोजीशन में है और ये नीचे आ रहा होगा, तो ये बॉल अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, जिसके नतीजे में ए डबल प्राइम एनर्जी स्कैटर होगी, बॉल ए डबल प्राइम एनर्जी स्कैटर होगा विच इज लेस देन एनर्जी ई। बात की समझ आई या नहीं आई? बात की समझ आई? यस सर, आ गई है समझ। यानी जो लेदर है वो वाइब्रेट कर रहा है, आ गई है। अगर वाइब्रेट करते हुए इस पोजीशन में होगा और अभी ऊपर जाने वाला होगा, अब अगर इसके ऊपर प्लास्टिक का बॉल पड़ेगा तो क्या होगा, ये एनर्जी क्योंकि ऊपर जाने लगा है, ये अपनी एनर्जी बॉल को ट्रांसफर कर देगा, बॉल ज्यादा एनर्जी से स्कैटर होगा। ई प्राइम एनर्जी से बॉल स्कैटर हुआ है विच इज मोर देन ई। और अगर ये नीचे आ रहा होगा तो बॉल अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, जिससे बॉल की एनर्जी कम हो जाएगी, बॉल कम एनर्जी से स्कैटर होगा, ई डबल प्राइम से एनर्जी से स्कैटर होगा। तो जो लाइट आप किसी मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हैं तो उस लाइट के ज्यादातर चांसेस तो ये है कि वो उसी एनर्जी स्कैटर होगी। लेकिन कुछ फोटोन ऐसे होते हैं जो ज्यादा एनर्जी से या कम एनर्जी से स्कैटर होते हैं, कुछ फोटोन ऐसे होते हैं। अब आपको बताना चाहता हूँ क्लासिकल थ्योरी है क्या। बिफोर 1900 थ्योरीज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स, और उसके बाद 1900 के बाद जो थ्योरी है वो क्वांटम थ्योरी है। 14 दिसंबर 1900 जो सन है, इसे कहते हैं बर्थडे ऑफ क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि उस दिन मैक्स प्लांक ने थ्योरी जो है, इसका पेपर पब्लिश हुआ था मैक्स प्लांक का 14 दिसंबर 1900 को पेपर पब्लिश किया था मैक्स प्लांक ने। इसको कहते हैं बर्थडे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि सारी क्वांटम मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी के बाद शुरू हुई थी। ये क्वांटम थ्योरी है कि जिसमें एनर्जी के बारे में बताया जाता है कि वो पैकेट के बारे में, पैकेट की फॉर्म में वो एमिट होती है, रिलीज होती है। और 14 दिसंबर 1900 को मैक्स प्लांक ने पेपर पब्लिश किया था, और 1905 में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए इस थ्योरी को सच साबित किया था, क्वांटम थ्योरी ठीक है। और फिर नील बोहर ने इसको सच साबित किया था, और इसके बाद ये इसकी थोड़ी स्टोरी लिखी हुई है, क्वांटम क्लासिकल की थ्योरी लिखी हुई है। तो अभी तक हमने ये नहीं कहा कि स्टोक्स लाइन कौन सी है और एंटी स्टोक्स लाइन कौन सी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। आप लोग बता सकते हैं कि रेमन स्कैटरिंग क्या होती है? रेमन स्कैटरिंग के बारे में आप लोग बता सकते हैं? यस सर, वो ज्यादा या कम एनर्जी से जो लाइट मतलब पड़ी है उससे जो फोटोन आपने डाला है मॉलिक्यूल से टकराने के बाद, अगर वो फोटोन ज्यादा एनर्जी से या कम एनर्जी से एमिट हो,
तो हम कहते हैं वो रैमन स्कैटरिंग है। याद रखें, अगर वो कम एनर्जी से एमिट हो तो जो उसकी एनर्जी एमिट होगी उसे कहते हैं स्टोक्स लाइन। एस फॉर स्टोक्स, एस फॉर स्मॉलर। फोटॉन अगर जो स्कैटर होके जा रहा है वो कम एनर्जी वाला हो, उसे हम कहते हैं स्टोक्स लाइन, और जो फोटॉन एमिट होके जा रहा है वो ज्यादा एनर्जी वाला हो, उसे कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। याद रखें, जैसे मैंने ढोलकी वाली एग्जांपल दी है क्लासिकल थ्योरी में, ऐसे मैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जांपल कैसे दे सकता हूं। सपोज आपका एक मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है। अब जरा सुनिएगा, आपने एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने उस मॉलिक्यूल के ऊपर डाली। अगर वो जो फ्रीक्वेंसी आपने डाली है अगर किसी ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ जाए जो हायर रोटेशनल लेवल में रोटेट कर रहा है या हायर वाइब्रेशनल लेवल में वाइब्रेट कर रहा है, तो वो मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी इस फोटॉन को ट्रांसफर कर देगा, जिससे फोटॉन जो है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ये एंटी स्टोक्स लाइन देगा। अगर आपने फोटॉन किसी मॉलिक्यूल के ऊपर डाला है जो लोअर रोटेशनल लेवल में मौजूद है, वो फोटॉन अपनी एनर्जी उस लोअर रोटेशनल लेवल में मॉलिक्यूल को देगा, जिससे रोटेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी उस मॉलिक्यूल की। जो फोटॉन है जो उसने एनर्जी अपनी दे दी है, ये फोटॉन अब कम एनर्जी से स्कैटर होगा, तो ये स्टोक्स लाइन है। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही या नहीं आ रही? मेरी बात की समझ आई आप लोगों को? जी सर। यानी एक तो मैंने ढोलकी की बात की है ना, उसका लेदर वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट करते करते अगर इस पोजीशन में हो कि वो ऊपर उठ रहा हो, वो प्लास्टिक के बाल को एनर्जी अपनी दे देगा, जिससे प्लास्टिक के बाल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसको मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे बात कर सकता हूँ। सपोज आपने एक फोटॉन मारा जिसकी कुछ एनर्जी थी, और फोटॉन ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ गया जो मॉलिक्यूल आपने हायर वाइब्रेशनल या हायर रोटेशनल लेवल में वाइब्रेट या रोटेट कर रहा था, तो वो फोटॉन डालने से वो जो मॉलिक्यूल है अपनी एनर्जी उस फोटॉन को ट्रांसफर कर देगा, जिससे फोटॉन ज्यादा एनर्जी के साथ स्कैटर होगा। जब फोटॉन ज्यादा एनर्जी से स्कैटर होता है, इसे कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। अब दूसरी एग्जांपल, आपने प्लास्टिक बॉल मारा लेदर के ऊपर, और लेदर जब आप प्लास्टिक बालों से टकराया, लेदर इस पोजीशन में था कि लेदर नीचे जा रहा था, तो प्लास्टिक बाल की एनर्जी ट्रांसफर होगी उस लेदर को, और प्लास्टिक बाल स्कैटर होगा कम एनर्जी के साथ। मॉलिक्यूलर लेवल पे मैं इसको कैसे कह सकता हूँ। सपोज एक फोटॉन खास एनर्जी वाला आपने किसी सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल पे डाला, और वो फोटॉन किसी ऐसे मॉलिक्यूल पे पड़ा जिसकी रोटेशनल या वाइब्रेशन एनर्जी कम थी, तो वाइब्रेशनल या रोटेशनल एनर्जी कम थी, तो अब क्या होगा, वो एनर्जी उसको फोटॉन अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा। हाँ जी, तो आप लोगों को समझ आई ना? ये थी आप लोगों के पास क्लासिकल थ्योरी, और अब जो लाइट स्कैटर हुई इसे कहते हैं स्टोक्स लाइन। आज इतना ही है, कल शुरू करेंगे आगे। ठीक है जी बच्चों? सर ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।